नमस्कार साथियों, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी जो है क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th की विज्ञान यानी साइंस को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th में चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में जो है धातु एवं अधातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और उसमें यदि साइंस से पूछे जाते हैं तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आप यदि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास एनसीईआरटी 10th करके, उसमें जा कर के जो है पीछे का वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 यानी कि धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ क्या दिया गया है कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। 9वीं कक्षा में कह रहा है कि आपने कई तत्व के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार की तत्व उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ कह रहा है अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर क्या करें, विचार करने के लिए कह रहा है। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्व धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं, कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्व के उपयोग से संबंधित है, हम उनको कुछ गुणधर्म के विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये सारे बातें कह रहा था कि 9वीं क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसी के बारे में कह रहा था। अब देखिए, यहाँ कह रहा है एक भौतिक गुणधर्म यानी धातु के भौतिक गुणधर्म। अभी तो यहाँ फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे धातु का, लेकिन आगे चल करके इसी चैप्टर में इसी में जो है इसी वीडियो में रासायनिक गुणधर्म को भी पढ़ेंगे। धातु को कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, अयस्क से कैसे प्राप्त करते हैं, अयस्क कहाँ से मिलता है, इन सारी पॉइंट को हम लोग जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। धातु अधातु से कैसे अभिक्रिया करती है, सारी पॉइंट को हम लोग जो है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, अभी हम लोगों को क्या जानना है, धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो देखिए, भौतिक गुणधर्म किसे कहते हैं, वे विशेषताएं होती है भौतिक गुणधर्म जिन्हें किसी भी पदार्थ की रासायनिक संरचना को बदले बिना मापा या देखा जा सकता है। जैसा कि धातु का रंग को देखा जा सकता है, कठोरता को, घनत्व को, गलनांक को, क्वथनांक को जो है भौतिक गुणधर्म के अध्ययन पर हम लोग जो है रंग, कठोरता, गलनांक, क्वथनांक को जो है वो डिवाइड करेंगे धातु के बारे में। तो देखिए, यहाँ कह रहा है क्या कि भौतिक गुणधर्म की तुलना करके समूह में अलग करना सबसे आसान है। इनके लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। अनुभाग जो है 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित धातु आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातु को नमूना इकट्ठा कीजिए। देखिए, अनुभाग जो है यानी कि क्रियाकलाप 3.1 से लेके क्रियाकलाप 3.6 तक हम लोग धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो है धातु के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे 3.6 के बाद। देखिए, क्रियाकलाप 3.1 को पढ़ने से क्या होगा कि यहाँ क्रियाकलाप 1 में जो है क्वेश्चंस दिया गया रहता है, ठीक है, और क्रियाकलाप के नीचे आंसर दिया गया रहता है। तो यहाँ क्या दिया गया है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के नमूना लीजिए, और नमूना कैसे दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। अब कह रहा है इसी नमूना को रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। तो देखिए, जब इनके सतह को साफ कर देंगे आप तो उनका सतह कैसा होगा, चमकदार होगी। धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो याद रखना होगा कि शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है, और धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप 3.2 में दिया गया है। देखिए, क्रियाकलाप 3.2 में कह रहा है क्या कि एक छोटा टुकड़ा लीजिए और इन धातु को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का इकट्ठा एक टुकड़ा कीजिए। तो देखिए, क्या होता है कि आप जब धातु को काटेंगे तो धातु क्या है कि नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इन धातु के जो है सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। लेकिन अपवाद है कुछ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इन धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो दो बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। पहली बातें क्या याद रखनी है कि कुछ धातु अपवाद होती है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल का यदि बात करें तो लिथियम, सोडियम और पोटासियम। उसके बाद यहाँ देखिए, धातु का यह भी एक दूसरा भौतिक गुणधर्म क्या है कि धातु सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है। सामान्यतः मतलब ज़्यादातर होता है, ठीक है, और कुछ
ही धातु ऐसा होता है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप जब ये इन दो बातों को पढ़ेंगे कि आसानी से काटा जा सकता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, और कुछ धातु कठोर होती है, बस यही जो है आंसर होगा इन क्रियाकलापों का, ठीक है। अब देखिए क्रियाकलाप 3.3 में क्या दिया गया है। क्रियाकलाप 3.3 को पढ़ने से पहले हम लोग नीचे जो दिया गया रहेगा उसे पढ़ लेंगे, ताकि क्या होगा कि हमारा समय बच जाएगा। अब देखिए आप देखेंगे कि कुछ धातु को पीटकर जो है पतली चादर बनाया जाता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं। यानी कि आघातवर्ध्यता भी क्या है, धातु का एक प्रकार का गुण है, तो याद रखना होगा। क्या आप जानते हैं कि सोना चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्यता धातु है? तो याद रखना होगा कि सोना और चांदी जो है सबसे अधिक क्या है, आघातवर्ध्यता है। यानी कि सोना को आप जितना पीटेंगे, सोना को जितना आप पीटेंगे वह पतली चादर के रूप में बनती जाएगी, ठीक है। यह बात टेक्नीशियन जो है 23/12/2024 सेकेंड फेज में पूछा गया था। और यदि क्रियाकलाप को आप पढ़ेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर के टुकड़े लेने के लिए कह रहा है। और कह रहा है नेक्स्ट में कि किसी एक धातु को लोहे की ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा, तो आपने देखा होगा कि यह पतली चादर का रूप लेता होगा। अब यही पतली चादर का रूप जब लेता है तो इसे क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है 3 पॉइंट धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़े हैं। पहला पॉइंट पढ़ रहे थे कि धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे भौतिक गुणधर्म का कि धातु की जो होती है सामान्यतः कठोर होती है। तीसरा पॉइंट हम लोग आघातवर्ध्यता के बारे में पढ़े। देखिए पहला पॉइंट अभी जस्ट हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, यही ना, पहला पॉइंट यही पढ़े, धात्विक चमक के बारे में पढ़े, धात्विक की सतह चमकदार होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि धातु सामान्यतः कठोर होती है। और तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पढ़े आघातवर्ध्यता, यानी जब पीटेंगे तो वह क्या हो जाएगा, चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, पतली प्लेट के रूप में। अब क्रियाकलाप 3.4 में क्या है कि उन धातु की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो एग्जाम्पल में एल्युमिनियम और कॉपर की तार हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो यह भी क्या है, धातु की जो है भौतिक गुणधर्म है। यह धातु की चौथा भौतिक गुणधर्म अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को, यानी कि तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तन्यता भी सबसे अत्यधिक किस में होता है, सोना में ही होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एकमात्र ग्राम सोना से 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना है धातु का भी भौतिक गुणधर्म, आघातवर्धनीयता भी क्या है, धातु का जो है वह भौतिक गुणधर्म ही है। और आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं, तो जब हम धातु को पीटते हैं तो यह पतली चादर के रूप में हो जाता है, इसी को आघातवर्धनीयता कहते हैं। तन्यता खींचने पर तार का आकार ले लेता है, उसे तन्यता कहते हैं। तो याद रखना होगा, 4 अभी तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, यानी भौतिक गुणधर्म के बारे में। आघातवर्धनीयता और तन्यता के कारण धातु को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप कुछ धातु के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने की बर्तन के लिए होता है। तो एल्युमिनियम की बर्तन, क्या आप जानते हैं कि इन धातु का उपयोग बर्तन को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। देखिए हमें क्या कह रहा है कि आप क्या नाम बता सकते हैं कि किस धातु का उपयोग करके हम लोग खाना पकाने वाले बर्तन बनाते हैं। अब यदि हम खाना पकाने वाला बर्तन माना कि एल्युमिनियम से बनाते हैं, तो एल्युमिनियम से ही हम खाना पकाने वाला बर्तन क्यों बनाते हैं? तो चलिए हम लोग आगे जानेंगे, इसी अध्याय में क्रियाकलाप 5 में जानेंगे। तो देखिए 5 में क्या दिया गया, 5 में जो है यहाँ क्रियाकलाप 3.1 में जो है सबसे चित्र 3.1 में धातु क्या होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। यहाँ हमें आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला, यहाँ क्वेश्चंस क्या था हमारा, क्वेश्चंस था हमारा कि धातु जो होते हैं, धातु के बर्तन का ही प्रयोग हम लोग खाना पकाने की बर्तन में क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि धातु क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। धातु क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। अब उष्मा का सुचालक होता है मतलब क्या होता है कि जब हम धातु में क्या करेंगे, धातु की बर्तन में टेम्परेचर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, धातु का बर्तन गर्म हो जाएगा। और गर्म होने की वजह से इस बर्तन में जो भी खाना
खाना रहेगा वह खाना हमारा पक कर जो है तैयार हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, धातु की बर्तन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या है अब देखिए यहाँ जो है क्रियाकलाप 3.5 में क्या दिया गया है कि कह रहा है हमें एल्युमिनियम या कॉपर का तार लेने के लिए और क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, और जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है। यानी यह चित्र 3.1 है और यह क्या है, एक प्रकार का स्टैंड है और इस स्टैंड में जो है एक क्लैंपू लगाया गया है और इस क्लैंपू में जो है एक धातु के तार को जो है वो बांधा गया है। अब धातु को तार को यहाँ बर्नर की मदद से जो है हीट दिया जाता है, उष्मा दिया जाता है। लेकिन धातु की तार को इस बीच में हम लोग हीट दे रहे हैं, लेकिन धातु का तार यहाँ बीच में तो गर्म हो ही रहा है, साथ में धातु का तार यहाँ भी यानी कि छिप पर भी, अंत में भी जो है सिरा पर भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। यानी हम इस क्रियाकलाप के अनुसार कह सकते हैं कि धातु को तो हम यहाँ दे रहे हैं टेम्परेचर, लेकिन यहाँ भी टेम्परेचर धातु से मिल रहा है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, धातु में टेम्परेचर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होती है, उष्मा का स्थानांतरण होती है। यानी धातु क्या है, उष्मा का सुचालक है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि धातु उष्मा का सुचालक है। जैसा कि उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु क्या है, उष्मा का सुचालक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जो गलनांक है बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है। किसका गलनांक, धातु का गलनांक बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है, इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी उष्मा की कुचालक है। लेड और मरकरी अपवाद है जो उष्मा के कुचालक है। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा, कुछ चालक और कुछ क्या कहते हैं, अपवाद भी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या धातु विद्युत के भी कुचालक है, आइए पता करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि धातु सुचालक कैसे हैं, हम लोगों ने जाना, लेकिन अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, धातु जो है वह विद्युत के कुचालक है, विद्युत के चालक है या कुचालक है। तो देखिए यहाँ क्या है कि एक बैटरी है, बैटरी के एक सिरा से जो है तार निकालकर बल्ब में जोड़कर बल्ब की दूसरी सिरा जो है स्विच में लगाकर यहाँ बी नाम के तार को तैयार करा गया है। उसके बाद बैटरी के दूसरे सिरा से जो है एक क्लिप लगाकर ए नामक जंक्शन तैयार करा गया है। अब इन दोनों के बीच में एक धातु के तार को दिया जाता है और धातु के तार में ए को भी सटा दिया जाता है और बी को भी सटा दिया जाता है। अब यदि यह धातु के तार से उष्मा का प्रवाह होगा तब जाकर यह बल्ब जलेगा। यानी जब दोनों क्लैंपू को, ए को भी और बी क्लिप को भी इस तार में लगा दिया जाता है तो यहाँ बल्ब जलने लग जाता है। यानी कि इस धातु की तार से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धातु क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है लेकिन यहाँ पीवीसी और रबर का चर्चा किया गया है। यानी क्या कह रहा है कि यह जो तार है, इस तार को हम छूते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता है। ठीक है, पूछा जा रहा है हमसे। अब करंट इसलिए नहीं लगता है कि इस धातु के ऊपर पीवीसी या रबर का जो है वो लेप लगा दिया जाता है, और यह पीवीसी और रबर जो होता है वह क्या होता है, करंट का जो होता है यानी धातु का क्या होता है, कुचालक होता है। यह पीवीसी या रबर जो होता है वह अपने ऊपर से करंट को गुजरने नहीं देता है, इसलिए पीवीसी या रबर का लेप लगा देते हैं ताकि विद्युत की झटका से बचें। ठीक है, तो याद रखना होगा धातु के ऊपर किस प्रकार की लेप होती है, पीवीसी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि यह आवाज़ करती है। अब इस आवाज़ करने की वजह से ही क्या करते हैं आप, स्कूल की घंटी में धातु की बनी होती है। इसी आवाज़ करने की वजह से स्कूल में जो घंटी लगी होती है वह धातु की बनी होती है। अब यह जो धातु कठोर सतह से टकराने पर जो आवाज़ उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं, सोनेरस कहते हैं। तो याद रखना होगा यह भी धातु का भौतिक गुणधर्म था। अभी तक हम लोगों ने धातु के कितने भौतिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं। पहला जो भौतिक गुणधर्म पढ़े थे कि धातु की सतह जो होती है वह चमकदार होती है। दूसरा जो भौतिक गुणधर्म हम लोगों ने धातु का पढ़ा था कि धातु कठोरता होती है। तीसरा जो भौतिक गुणधर्मों हम लोगों ने धातु का पढ़ा था कि धातु आघात वर्धनीयता होती है। चौथा हम लोगों ने भौतिक गुणधर्म पढ़ा था कि धातु जो होती है वह तन्यता होती है। पांचवा जो हम लोगों ने धातु की भौतिक गुणधर्मों को पढ़ा था कि विद्युत की चालकता होती है। छठा हम लोगों ने पढ़ा था कि यह उष्मा की क्या होती है,
चालकता होती है। सातवां हम लोगों ने पढ़ा, यानी सातवां और अंतिम हम लोगों ने पढ़ा कि धातु जो होती है उसमें ध्वनिक का भी गुण होता है। तो सात जो है हम लोग भौतिक गुणधर्म धातु को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि आप अधातु के बारे में, अधातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप पिछली अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं कि धातु की तुलना में अधातु की संख्या कम। अब कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि क्या है, कुछ अधातु के उदाहरण है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रोमीन ही मात्र एक ऐसा अधातु है जो द्रव है, यानी कि लिक्विड है। बाद बाकी इसके अलावा सारी जो अधातु हैं यानी नॉन मेटल है, ये या तो ठोस है या फिर गैस होती है। तो याद रखना होगा आपको। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि क्या धातु के समान अधातु के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, आइए पता करते हैं। यहाँ कह रहा है कि धातु की तरह जिस तरह जो है हम लोग अभी तक धातु के 7 गुणधर्मों को पढ़े हैं, भौतिक गुणधर्म को, उसी तरह अधातु के भी भौतिक गुणधर्म होते हैं, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जिस तरह धातु में हम लोग क्या कहते थे कि सतह की चमकदार होती है, उसी तरह जो है हाँ कहते थे ना कि चमकदार होती है, उसी तरह अधातु की सतह क्या होती है, चमकदार नहीं होती है। यह अधातु की भौतिक गुणधर्म है। अब धातु की सतह क्या होता था, कठोर होता था, लेकिन अधातु क्या होती है, कठोर नहीं होती है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि धातु जो होता है वह क्या होता है, धातु में अघात वर्धनीयता की गुण पाई जाती है, लेकिन अधातु में जो है नॉन मेटल में अघात वर्धनीयता की गुण नहीं पाई जाती है। धातु में हम लोगों ने पढ़ा था कि तन्यता की गुण पाई जाती है, लेकिन अधातु में जिसे नॉन मेटल कहते हैं उसमें तन्यता की गुण नहीं पाई जाती है। धातु में हम लोगों ने पढ़ा था कि धातु विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन यहाँ जो है अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ध्वनिकता धातु में देखा था कि किस प्रकार से धातु में ध्वनिकता की गुण होती है, लेकिन यहाँ जो है अधातु यानी कि नॉन मेटल जिसे कहते हैं उसमें ध्वनिकता का भी गुण नहीं होता है। तो ये सारे क्या थे, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों को पढ़ा हमने। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कुछ उदाहरण अपवाद जो होते हैं उसके बारे में हमें कह रहा है। सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातु अधातु के सामान्य गुणधर्म की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अपवाद उदाहरण है। हमें क्या करना है, धातु और अधातु को जो है वो वर्गीकरण करना है, लेकिन हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही जो है धातु और अधातु को जो है अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आगे नेक्स्ट जो है इसी वीडियो में रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे, लेकिन अपवाद क्या है उसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपवाद हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है कि मरकरी कमरे की ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। मरकरी को छोड़कर सारी धातु जो होती है कमरे की ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो यह अपवाद है कि मरकरी जो है एकमात्र धातु है ना, मरकरी क्या है, एकमात्र धातु है जो कमरे की ताप पर क्या पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और मरकरी को छोड़कर सारी की सारी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। उसी तरह ब्रोमीन जो था यह क्या था, नॉन मेटल था यानी कि अधातु था। और यह ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो क्या पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और बाकी जितने भी नॉन मेटल थे वो नॉन मेटल किस आधार पर पाए जाते थे, वह नॉन मेटल जो थे वह क्या कहते हैं, ठोस या तो गैस पाए जाते थे। ठीक है, तो यही मरकरी भी इस तरह का उदाहरण है, लेकिन मरकरी धातु का है। ठीक है, क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातु का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक अपवाद है। गैलियम और सीजियम क्या है, अपवाद है, यह इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातु को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगे। तो याद रखना होगा कि धातु जो हम लोग पढ़े थे उसका गलनांक क्या होता था, अधिक होता था, लेकिन कुछ अपवाद है, गैलियम और सीजियम जो क्या है, गलनांक बहुत ही कम है, हथेली पर रखने पर यह पिघलने लगती है।
2 नंबर में क्या है कि आयोडीन क्या है, अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। देखिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि धातु का गुण होता है चमकीला होना, धातु की सतह का गुण क्या होता है चमकीला होना, और अधातु का गुण क्या होता है चमकीला नहीं होना। लेकिन एक आयोडीन अपवाद है जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तीसरा क्या है, कार्बन ऐसे अधातु है जो विभिन्न रूप में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का ही क्या है एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक के पदार्थ है एवं इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बहुत ही अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट भी क्या है विद्युत का सुचालक है। देखिए जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि विद्युत का सुचालक धातु होता है, लेकिन यहाँ कुछ अपवाद है, ग्रेफाइट भी क्या है अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो इस तरह कुछ अपवाद को याद रखना है। नेक्स्ट 4 में क्या दिया गया है कि क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटासियम इतनी मुलायम होती है, क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटासियम है, और ये क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक क्या होते हैं कम होते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि धातु क्या होती है कठोर होती है, लेकिन क्षारीय धातु जो लिथियम और सोडियम और पोटासियम यह क्या है अपवाद है, यह बहुत ही मुलायम होती है, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ से हमें पढ़ना है तत्व को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि धातु के भौतिक और अधातु के भौतिक गुणधर्मों को, लेकिन अब हम लोग जो है रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे। देखिए क्रियाकलाप 3.8 में मैग्नीशियम की एक पट्टी थोड़ा सल्फर चूर्ण लेने के लिए कह रहा है। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, इसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। देखिए मैग्नीशियम क्या है, यह धातु का ऑक्साइड है। धातु की ऑक्साइड क्या होती है क्षारीयता होती है। हमसे पूछा जा रहा है कि लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। कह रहा है मैग्नीशियम की एक पट्टी लेने के लिए और इसे सल्फर चूर्ण लेने के लिए और मैग्नीशियम की पट्टी का दहन करवाने के लिए। जब मैग्नीशियम की पट्टी को दहन करवाते हैं और उसके बाद कह रहा है लाल तथा नीले लिटमस पेपर से विलयन की जांच करने के लिए, तो विलयन क्या होता है देखिए, एक ABR एक ट्रिक याद रखना, दूसरा BRB याद रखना है। बी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ बेस हो जाएगा, और ए का अर्थ एसिड यहाँ हो जाएगा, उसके बाद बी का अर्थ यहाँ ब्लू हो जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं आर का अर्थ यहाँ रेड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा, यहाँ ब्लू हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि बेस को क्या करेंगे कि जब बेस वाला विलयन होगा यानी क्षार वाला विलयन होगा, तब उसमें हम यदि लिटमस पत्र को डालेंगे तो वह रेड कलर की लिटमस पत्र का कलर कैसा हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। लेकिन एसिड वाला जो होगा उसमें यदि डालते हैं तो लिटमस पत्र का जो कलर होगा वह ब्लू से क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड यह धातु का ऑक्साइड है, यह क्षारीयता है, इसमें जब हम डालेंगे लिटमस पत्र को तो क्षारीय गुण का है यह MgO, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्षारीय गुण होने की वजह से लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा नीला हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट मैग्नीशियम की दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय है या क्षारीय है, तो हम कह सकते हैं क्षारीय है। अब सल्फर की चूर्ण का दहन कीजिए, यह दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक प्रखनली रख दीजिए। देखिए सल्फर का चूर्ण SO2 यह अधातु का ऑक्साइड है, तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है अम्लीय होता है। तो याद रखना है, हम लोग पीछे की चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं और अधातु के ऑक्साइड दोनों के ऑक्साइड को पढ़ा है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता था और उसके बाद क्या कहते हैं धातु का ऑक्साइड क्या होता था क्षारकीय होता था। ठीक है, क्षारकीय होता था। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकार का क्षारकीय होगा, और जब क्षारकीय होगा यानी जब इसमें हम लिटमस पत्र को डालेंगे तो लाल लिटमस पत्र कैसा नीला हो जाएगा। लेकिन सल्फर ऑक्साइड क्या है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में क्या होता है यह अम्लीय प्रकार का गुण होता है, जब इसमें हम लिटमस पत्र को डालेंगे तो ब्लू से क्या हो जाएगा रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही बात यहाँ हमसे फिर से पूछा जा रहा है कि इस प्रखनली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दीजिए, नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर की दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, तो क्या हमें मिलेगा अम्लीय यानी एसिड प्रकार की। क्या आप इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे
समीकरण लिखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ क्या बता रहा है, समीकरण लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या है कि अधिकांश धातु ऑक्साइड प्रदान करती है। क्या करती है? धातु ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। अधिकांश धातु क्या करती है? ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है, यानी अधातु के ऑक्साइड को हम लोग कह सकते हैं कि अम्लीय होती है। वही अधिकतर धातु क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती है। अगले भाग में आपको धातु के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ से हमें 2 पॉइंट याद रखनी है। एक तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय बनाती है, और धातु के जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारकीय बनाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, प्रश्न में प्रश्न क्या कहते हैं, आप यदि ऊपर का वीडियो अच्छे ढंग से देखे होंगे तो यह प्रश्न जो है आपको बन जाएंगे। ठीक है। हालांकि इस प्रश्न का जो है आंसर हम खुद से जो है लीड से यानी कि पेन से लिख कर लाए हुए भी हैं। ठीक है। आघातवर्धनीयता और तन्य का अर्थ को हम नहीं लिखे। आघातवर्धनीय अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो धातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ 3.2 से जो है हमें पढ़ना है धातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। अब देखिए धातु के जो रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम पढ़ेंगे वो 3.2.1 से लेके 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए जो है निम्नलिखित धातु के नमूने एकत्र करना है। जैसा कि एग्जाम्पल में बात करा गया है कि एल्युमिनियम लेना है, कॉपर लेना है, आयरन लेना है, लेड लेना है, मैग्नीशियम लेना है, जिंक तथा सोडियम लेना है। इन कुछ धातुओं के नमूने लेने हैं और इन धातुओं को क्या करना है कि वायु में दहन करवाना है। अब कैसे कैसे दहन करवाना है, दहन करवाने से क्या मिलेगा, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और इसी के माध्यम से हम लोग जो है धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि क्रियाकलाप 3.8 में जो है आपने देखा कि वायु में चमकदार, यानी कि पीछे जो हम लोग क्रियाकलाप किए हैं उसमें क्या हो रहा था कि जब हम मैग्नीशियम को वायु में जला रहे थे, मैग्नीशियम को क्या कर रहे थे, वायु की उपस्थिति में जला रहे थे, तो मैग्नीशियम जो है श्वेत ज्वाला के साथ जल रहा था और श्वेत ज्वाला के साथ जलने के बाद जो है यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की परतें बनाती थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती थी यह सफ़ेद रंग की होती थी। यही हम लोगों ने पीछे पढ़ा है और इसी बात को यहाँ भी दोहराया गया है। अब यहाँ कह रहा है कि क्या सभी धातु इसी प्रकार अभिक्रिया करती है, यानी कि जिस प्रकार मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया कर रही है क्या उसी प्रकार सभी धातु जो है वह क्या करती है, अभिक्रिया करती है। इसी बात को हम यहाँ पढ़ेंगे, करती है या नहीं करती है। तो देखिए यहाँ कह रहा है आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा इसकी जाँच करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रियाकलाप 3.9 को पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्रियाकलाप 3.9 में क्या है कि निम्नलिखित क्रियाकलाप शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आँखों को सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। पहला पॉइंट क्या है कि एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए और अन्य धातु के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। अब माना कि हम मैग्नीशियम एक धातु लेते हैं या कॉपर ले लेते हैं या आयरन ले लेते हैं, इन तीनों धातु को लेते हैं बारी बारी से, इन तीनों धातु को, और साथ क्या करते हैं सोडियम भी ले लेते हैं। इन चारों धातु को बारी बारी से हम चिमटे से पकड़ते हैं और जलाते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। जलाने के बाद जो पदार्थ हो रहे हैं उसे हमें कह रहे हैं एकत्र करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्पाद जो है तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए, यानी गर्म करने के बाद जो है उसे ठंडा होने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस धातु का दहन आसानी से होता है। अब आप देखिएगा तो इन सभी में से जो आसानी से दहन होगा वह सोडियम आसानी से दहन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्या होता है कि यह खुले में रखने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो है यह स्वतः जलने लग जाते हैं। इसलिए सोडियम का जो है सोडियम का और सोडियम के साथ सोडियम के बाद जो है मैग्नीशियम का भी, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटासियम, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम का स्थान आएगा। कॉपर और आयरन जो है यह जो है क्या कहते हैं वायु से अभिक्रिया करके स्वतः जलने नहीं लगती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था। देखिए जब धातु का दहन होता है तो हर एक धातु को जलन क्या कहते हैं निम्न धातु, यानी जो भी धातु है सभी धातु को जब दहन करवाएंगे तो अलग अलग प्रकार की ज्वाला का रंग आता है। जैसा कि देखिए मैग्नीशियम को हम दहन करवा रहे थे, यहाँ
क्या कहते हैं, यहाँ मैग्नीशियम का जब हम दहन करवा रहे थे तो वो श्वेत ज्वाला के साथ जल रही थी। अब हम यदि सोडियम का दहन करवाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वह पीली लौ के साथ जलेगी, पीली लौ के साथ। और आयरन का जब हम, आयरन जलता नहीं है लेकिन आयरन का चूर्ण जलता है, यानी आयरन का जो चूर्ण होता है उसे गर्म करते हैं तो वह जलने लगता है। तो वह किस लौ के साथ जलता है, लाल पीले लौ के साथ जलता है। तो उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आपको मिल गया होगा ज्वाला वाला का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है। तो देखिए दहन की पश्चात, जैसा कि लोहा का दहन करवाए हैं तो लोहा के दहन के बाद उसका सतह क्या हो जाएगा, भूरा लाल हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, मैग्नीशियम का बात करें तो मैग्नीशियम का सतह क्या हो जाता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है। कॉपर का बात करें तो कॉपर जलन होने के बाद क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए सभी धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, कुछ ही धातु ऐसा है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, जैसा कि पोटासियम, सबसे पोटासियम, उसके बाद सोडियम का स्थान आ जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम का स्थान आ जाएगा। बाकी जो धातु के नमूने हम एकत्र किए हैं जैसा कि कॉपर आयरन एल्युमिनियम, इसको वायु में दहन करने से हम इसकी अभिक्रियाशीलता का पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए हमें अलग से दूसरा रिएक्शन करवाना पड़ेगा और उस रिएक्शन को हम लोग इसी में जो है आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है कि क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है। अभी जो हम लोग धातु के नमूने लिए हैं और सभी धातु को बारी बारी से जलाने का कोशिश किए हैं, उनका उत्पाद के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, अब इन सारा का डिटेल जो है यहाँ जितना भी क्रियाकलाप में क्वेश्चन से पूछा गया था, इन सभी क्रियाकलाप के क्वेश्चंस का आंसर जो है इसी बुक में यहीं जो है अब आगे दिया गया है। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है पहला पॉइंट क्या है कि लगभग सभी धातु जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी धातु क्या करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और धातु ऑक्साइड बनाती है। एग्जाम्पल का बात करिएगा तो एक कॉपर है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और कॉपर ऑक्साइड बना लिया। यानी जब कॉपर, एक उदाहरण के लिए दिया गया है, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बनाता है। समझे। उसके बाद इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल एल्युमिनियम का दिया गया है। एल्युमिनियम भी क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड की परतें बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अध्याय 2 के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अध्याय 2 में जो है, अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड जो है यानी CuO जो था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करती थी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से कैसे अभिक्रिया करती थी। देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या है, धातु का ऑक्साइड है यह, और धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है क्योंकि धातु का जो ऑक्साइड का जो गुण होता है वह क्या होता है, क्षारकीय प्रकार का होता है। इसलिए क्षारीय और अम्ल दोनों के जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है और साथ में जल मिलता है। इन सारी बातों को हम लोग जो है पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ हमें क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट बात है कि हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारकीय होती है। जैसा कि CuO जो है यह किस प्रकार की होगी, क्षारकीय प्रकार, इसका क्षारकीय इसकी जो प्राकृतिक होगी। उसी तरह एल्युमिनियम का भी जो प्राकृतिक होगा वह क्या होगा, क्षारकीय ही होगा, क्योंकि एल्युमिनियम भी जो क्या है, यह धातु के ऑक्साइड है। अब कह रहा है हमें क्या, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है और जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड जो है अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार की व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारकीय प्राकृतिक के होते हैं, लेकिन कुछ धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारकीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। और वैसा धातु के ऑक्साइड जो क्षारकीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं, वैसे धातु के ऑक्साइड को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है,
तो यह बातें याद रखनी होगी आपको। अब इस तरह की धातु जिंक ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह तो हालांकि होना चाहिए कैसा, इसका क्षारकीय गुण होना चाहिए, लेकिन क्षारकीय भी है और क्या है, अम्लीय भी है। जब यह धातु ऑक्साइड है और क्षारकीय अम्लीय दोनों है तो यह क्या हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अम्ल से अभिक्रिया कर रही है, HCl अम्ल है, और यह जब अम्ल से अभिक्रिया कर रही है यानी कि यहाँ जो है क्षारकीय गुण प्रदर्शित कर रही है। और यहाँ देखिए क्या कहते हैं, NaOH, NaOH क्या है, क्षार है। जब क्षार से अभिक्रिया कर रही है यही एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ जो है अम्ल की गुण प्रदर्शित कर रही है। तो कुछ इस तरह इसका एग्जाम्पल था। यानी हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो था यह क्या है, क्षारकीय और अम्लीय दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करती है। इसे क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। अब देखिए यहाँ जैसा कि क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि अधिकांश धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो है अपवाद होते हैं, कुछ जल में घुलकर क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। अब देखिए क्षार ही क्यों प्रदान करता है धातु के ऑक्साइड, क्षार ही इसलिए प्रदान करता है कि जिसके पास जो रहेगा वही तो प्रदान करेगा। अब धातु का ऑक्साइड क्षारकीय गुण का होता है, यानी धातु के पास क्या है, क्षारकीय गुण है, तो यह क्षार तो ही प्रदान करेगा, इसलिए जो है जो जिसके पास जो रहेगा वही तो प्रदान करेगा। तो धातु ऑक्साइड क्षारकीय गुण की होती है, इसलिए धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। अब देखिए सोडियम ऑक्साइड एवं पोटासियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। जैसा कि सोडियम ऑक्साइड जल में घुलने के बाद NaOH प्रदान करते हैं और पोटासियम ऑक्साइड जल में घुलने के बाद KOH प्रदान करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या दिया गया है कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातु एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है, जैसा कि हम लोगों ने 3.9 में पढ़ा। अब विभिन्न धातु ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है, जैसा कि पोटासियम का बात करें, पोटासियम और सोडियम जैसी कुछ धातु इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुली में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो याद रखना होगा कि पोटासियम और सोडियम जो है यह इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन से कि यह खुली में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए न खुली में रखना चाहिए न ही जल में रखना चाहिए। इसे किस में रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं, तो याद रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर जो मैग्नीशियम होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं, जिंक होते हैं, लेड आदि जैसे धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। एक बार देखिए क्या होता है कि ऑक्साइड की पतली परत जब चढ़ जाती है तो फिर जो है यह धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर, दूसरा पॉइंट है कि कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काली रंग की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से कि सिल्वर एवं गोल्ड, सिल्वर मतलब Ag और गोल्ड मतलब Au अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। जब ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एनोडीकरण। एनोडीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए एनोडीकरण क्या है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया है। याद रखना होगा कि एनोडीकरण किसे कहते हैं, एल्युमिनियम पर एक मोटी परत, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। अब यह एनोडाइजिंग बनती कैसी है, अब देखिए वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर क्या होता है, ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है, इसी को एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। जब एल्युमिनियम क्या करती है, वायु के संपर्क में आती है, जब वायु के संपर्क में आने के बाद यह एल्युमिनियम मोटी ऑक्साइड की परत बना लेती है, तो यह क्या करती है, जो ऑक्साइड की जो परत होती है यह एल्युमिनियम को वायु से सुरक्षित रखती है। वायु से क्या करती है, इसे सुरक्षित रखती है, इसे संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है।
एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड में उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए यह प्रक्रिया बता रहा है कि एनोडीकरण किस तरह से होता है। एनोडीकरण करने के लिए क्या करना होता है कि एल्युमिनियम लेना होता है और साथ में एनोड बनाकर क्या करना होता है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 डाला जाता है। अब जब डाला जाता है तो साथ में उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। इसके बाद इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है। तो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन जो है गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि अब जब ऑक्सीजन यहाँ जो अम्ल है और यह एल्युमिनियम है, अभिक्रिया करने के बाद Al2O3 बना लेगा। Al2O3 बना लेगा, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। ऑक्साइड की जैसा कि देख रहे हैं Al2O3 मोटी परत बना ली। अब इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रगड़कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। अब जब कभी भी हमें यहाँ से एल्युमिनियम प्राप्त करना होगा तो क्या कैसे प्राप्त करेंगे, इसे रगड़कर जो है यहाँ से हम लोग एल्युमिनियम रगड़कर जो है एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद, देखिए जैसा कि हम लोग अभी क्रियाकलाप 3.9 के बारे में इन सारी बातों को पढ़ रहे थे, तो यहाँ कह रहा है क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातु के नमूने में सोडियम सबसे अधिक क्या है, अभिक्रियाशील है। जैसा कि सोडियम को हम खुले में रखते थे तो वह क्या करता था, ऑटोमेटिक अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता था, यानी हम कह सकते थे कि सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। सोडियम की अपेक्षा मैग्नीशियम क्या है, धीमी अभिक्रिया करती है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है और कुछ और अभिक्रिया को देखकर हम इन धातु की अभिक्रियाशील का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु का दहन करवा रहे थे, तो उस दहन से जो है हमें बाकी धातु जैसा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चला, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब धातु को क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब देखिए कुछ धातु ऐसे होते हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातु ऐसी होती है जो न ठंडे न गर्म जल के साथ, वह भाप के साथ अभिक्रिया करेगी, और कुछ धातु ऐसी होती है जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेंगी। तो हम लोग इन चारों कंडीशन को यहाँ देखेंगे। अब देखिए इन चारों कंडीशन में यहाँ जो क्रियाकलाप दिया गया है, यहाँ क्रियाकलाप में क्या कह रहा है कि धातु के कुछ नमूने को लेने के लिए फिर से कह रहा है, तो ठीक है वही नमूना रहेगा जो 3.9 में जो नमूना लिए थे धातु का, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, वही सारा नमूना यहाँ भी रहेगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने को छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए, ठीक है। अब ठंडा जल लेते हैं, उसमें नमूने अलग अलग जल लेते हैं बाल्टी में, और उसमें अलग अलग धातु को डाला जाता है। तो कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और ठंडे पानी के साथ शुद्धता के आधार पर आरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। देखिए इन सारे क्रियाकलापों का आंसर जो है आगे दिया गया है इसी पेज में, हालांकि हम लोग यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ भी ठंडे जल के साथ जो है पोटासियम ही अभिक्रिया करेगा, सोडियम ही अभिक्रिया करेगा, साथ में पोटासियम सोडियम के बाद हल्का सा कैल्शियम अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। मैग्नीशियम, आयरन वगैरह जो है यह सब जो है ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। मैग्नीशियम जो है ठंडे जल से अभिक्रिया ना करके गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया ना करके गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। और उसके बाद जो धातु बचते हैं वह भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जैसा कि एल्युमिनियम जो है यह भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले दिया गया है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या करती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा एक रिएक्शन प्रोसेस याद रखना होगा। प्रोसेस क्या है कि जब धातु क्या करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन बनाती है। धातु ऑक्साइड बनाती है और क्या बनाती है, जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है, एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है क्या कर रहा है, धातु जल से अभिक्रिया कर रही है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑक्साइड उत्पन्न करती है। उसके बाद कह रही है कि धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है
जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होती है वो जल में घुलकर धातु हाइड्रा ऑक्साइड प्रदान करती है। धातु तो देखिए जल में घुलने के बाद जल से अभिक्रिया जो धातु करेगी वह क्या करेगी, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगी। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वह धातु ऑक्साइड फिर जल से अभिक्रिया करेगी और धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो देखिए पोटासियम से जो धातु ऑक्साइड बनेगा KO, यह क्या है, जल में घुलनशील है। और जल में यह धातु ऑक्साइड घुलनशील होने की वजह से जो है धातु ऑक्साइड बनाती है, और यही धातु ऑक्साइड जल में भी घुलनशील है, जिस वजह से क्या करती है, धातु हाइड्रा ऑक्साइड यहाँ बना रही है। देखिए जैसा कि एग्जाम्पल में है, पोटासियम एवं सोडियम जैसी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटासियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है, यानी कि जब हम सोडियम को जल में डालते हैं तो ये क्या करती है, अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करती है और अत्यधिक जो है उष्मा रिलीज करती है, उष्मा को बाहर करती है, उसी को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। और इससे उत्सर्जित उष्मा जो होती है, हाइड्रोजन जो प्राप्त होती है, जब हम इसे क्या करते हैं, पोटासियम को जल में डालते हैं तो हमें हाइड्रोजन भी मिलता है और साथ में क्या मिलता है, उष्मा भी मिलता है। तो यह हाइड्रोजन इस उष्मा की वजह से क्या होता है, जलकर खत्म हो जाती है। और यह कंडीशन पोटासियम और सोडियम में ही होता है, यानी कि पोटासियम और सोडियम में ही जो है अत्यधिक उष्मा निकलती है, जिस वजह से यह उष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ कि जल के साथ कैल्शियम की भी अभिक्रिया होती है, लेकिन थोड़ी धीमी होती है, और यहाँ उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। जितना उष्मा यहाँ रिएक्शन होने के बाद निकल रही थी, उतना उष्मा जो है कैल्शियम को जल से अभिक्रिया करने के दौरान नहीं निकलती है, अब नहीं निकलती है, जिस वजह से यह हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होती है। जब हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होती है तो यह हाइड्रोजन क्या होती है, कैल्शियम पे जाके चिपक जाती है, और जब कैल्शियम की धातु की सतह पर चिपक जाती है तो कैल्शियम क्या करने लग जाती है, तैरना प्रारंभ कर देती है। तो यह तीनों रिएक्शन किस बात पर था, यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रही थी, यानी पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रही थी। लेकिन एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम शीतल जल यानी कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह मैग्नीशियम किस जल के साथ अभिक्रिया करती है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो याद रखना होगा, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ, और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है, चौथा पॉइंट यहाँ दिया गया है कि एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातु न तो शीतल जल के साथ न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। भाप के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, एल्युमिनियम क्या करती है, जल से अभिक्रिया करती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती है। आयरन भी जल के साथ अभिक्रिया करती है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और क्या करती है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। लेकिन लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ लेड और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातु जो है यह न तो ठंडी जल के साथ, ना ही गर्म जल के साथ और ना ही भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो यह किससे अभिक्रिया करेगी, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। अब देखिए यहाँ कह रहा है क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि वायु के उपस्थिति में धातु को दहन करवाने पर क्या हमें मिला। उसके बाद हम लोग पढ़े जल के साथ अभिक्रिया कराने से हमें क्या मिला धातु को। अब तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अब देखिए जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, धातु को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि धातु जो होते हैं या किस प्रकार के गुण होते हैं, इसमें क्षारकीय गुण होते हैं लगभग धातु के ऑक्साइड में। ठीक है, इसलिए हमें लवण और क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। हम लोग पीछे की चैप्टर में इन सारी बातों को पढ़ चुके हैं, हालांकि यहाँ दिया गया है तो यहाँ भी पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है सोडियम और पोटासियम के अतिरिक्त बाकी, मतलब सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना है। अब सोडियम और पोटासियम को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि सोडियम और पोटासियम को नहीं लेना है क्योंकि वह ठंडे जल के साथ क्या करती है, तेजी से अभिक्रिया करती है। इसलिए सोडियम और पोटासियम को क्या करना है, नहीं लेना है। अब देखिए नमूना को क्या करना है, हमें अलग अलग रखना है। यहाँ कह रहा है नमूना को अलग अलग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है।
जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे Mg यानी मैग्नीशियम को HCl के साथ अभिक्रिया करवाने पे हमें क्या मिला, MgCl2 और H2 मिल रहा है। उसी तरह हमें एल्युमिनियम को HCl से अभिक्रिया करवाने पे AgCl3 और H2 मिल रहा है। जिंक को क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पे, उसके बाद आयरन को भी क्या करते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमें कुछ इस तरह मिला। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा था, यहाँ हमें कह रहा था क्या, यहाँ देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बना कि कौन सी धातु तनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो कौन सी धातु तेजी से अभिक्रिया करती है, तो इन अभिक्रिया करने के दौरान मैग्नीशियम सबसे तेजी से अभिक्रिया करेगी, उसके बाद एल्युमिनियम अभिक्रिया करेगी, उसके बाद जिंक अभिक्रिया करेगी, उसके बाद आयरन अभिक्रिया करेगी, जैसा कि यहाँ क्रम लिखा गया है, दिया गया है बुक में। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा था तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद धातु को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा कि यहाँ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन आप लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ कह रहा था क्या कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो जैसा कि हमने समीकरण यहाँ लिखकर लाया है, ठीक है, तो आप समीकरण को देख सकते हैं, समीकरण को। अब देखिए जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि जब हम क्या करते हैं धातु को अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल एक अपवाद है कि इस अम्ल से आप यदि धातु को अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन गैस की जगह क्या मिलेगा, तो देखिए यह क्यों नहीं मिलता है पहले हम लोग जानते हैं। देखिए HNO3 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जिस वजह से यह क्या करता है कि H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। यानी हमें क्या मिलना चाहिए, H2 मिलना चाहिए, लेकिन इसे H2 को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, इसमें ऑक्सीजन को चिपका देता है और जल बना देता है। इसी वजह से जो है हमें क्या नहीं मिलता है, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है। तो याद रखना होगा आपको कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है, यह अपवाद है कि जब हम इससे धातु को अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस के जगह पे क्या मिलता है, H2O मिलता है, यानी कि पानी मिलता है। लेकिन कुछ धातु भी अपवाद है जो HNO3 से ही रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, H2 गैस उत्सर्जित कर देता है, जैसा कि मैग्नीशियम और मैग्नीज, यह दोनों धातु अपवाद है। ये दोनों धातु यदि HNO3 से भी अभिक्रिया करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, H2 ही मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, एक्वारेजिया के बारे में दिया गया है। यह एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। एक्वारेजिया कब बनेगा, एक्वारेजिया आपको तब बनेगा जब अनुपात 3 जो है HCl लेना होगा और 1 अनुपात आपको HNO3 लेना होगा। यानी कि 3 अनुपात HCl का लेना होगा और 1 अनुपात जो है आपको HNO3 का लेना होगा। ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल का लेना होगा। और ये दोनों के मिश्रण के बनने के बाद क्या मिलेगा, एक्वारेजिया बनेगा। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनेगा, एक्वारेजिया बनेगा। और इस एक्वारेजिया में क्या होता है कि गोल्ड को गला दिया जाता है, यानी कि सोना को गला दिया जाता है, इसी के साथ साथ प्लेटिनियम को भी गला दिया जाता है इस एक्वारेजिया में। ठीक है, पहला बात था। दूसरा बात, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाए या सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया जाए, तो दोनों में सांद्र होना चाहिए। HCl भी सांद्र होना चाहिए, HNO3 भी सांद्र होना चाहिए। सांद्र क्या होता है कि देखिए जैसा कि अम्ल होता है ना, तो अम्ल में क्या होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है और क्या कहते हैं, अम्ल की मात्रा कम होती है। तो वैसी स्थिति को क्या कहते हैं, तनु कहते हैं, तनु कहते हैं, यानी कि पतला अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल का अर्थ क्या हो जाएगा, अम्ल की मात्रा अधिक होगी और पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो यह किस प्रकार का अम्ल लिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक भी सांद्र है और नाइट्रिक भी सांद्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है जबकि दोनों में से किसी अम्ल की अकेले यह क्षमता नहीं होती है। यानी अकेला HCl आप यदि लेंगे और सोना पे डालेंगे तो सोना नहीं गलेगा। ठीक है, जब तक यह दोनों का मिश्रण नहीं लिया जाएगा तब तक क्या होगा, यह सोना नहीं गलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हमें अब चौथा पढ़ना है कि अन्य धातु लवण के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है। तो इन क्रियाकलाप का आंसर अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं। देखिए इन क्रियाकलाप का आंसर यहाँ दिया गया है।
यहाँ क्या दिया गया है, देखिए इस इमेज को समझना है पहले। इस इमेज में क्या है कि यह जो है कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, CuSO4 का विलयन, और यह कॉपर सल्फेट का जो विलयन लिया गया है यह लवण वाला विलयन है। लवण विलयन, लवण विलयन क्या होता है कि जब आप अम्ल को क्या करेंगे कि क्षार से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। तो यही अम्ल और क्षार से रिएक्शन करवाने के बाद कॉपर सल्फेट का विलयन मिला है, वही विलयन यहाँ लिया गया। ठीक है, यही बात यहाँ कहा गया था, यहाँ कहा गया था, देखिए यहाँ कहा गया था कि धातु लवण के विलयन से रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ क्या लिया गया है, लवण वाला विलयन लिया गया है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसके बाद यह एक धातु क्या लिया गया है, लोहे का कील लिया गया है। ठीक है, उसको क्या करा गया है, इस लोहे की कील को जो है इस विलयन में डाला गया है। अब जब लोहे की कील को क्या करा गया है, इस विलयन में जब डाला गया है, CuSO4 की विलयन में डाला गया है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा कि यहाँ जो अब हमें दूसरा जो डायग्राम मिल रहा है, इस दूसरा डायग्राम में थोड़ा सा भद्दा कलर का कील मिल रहा है। अब यह भद्दा कलर का कील क्यों मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि यह जो भद्दा कलर का कील अब इसलिए मिल रहा है क्योंकि यह कील अपने ऊपर जो है, यह कील जो है अपने ऊपर, पहले तो इस कलर, इसका कलर, इस कील का कलर कैसा था, पहले इस कील का कलर ऐसा था, वाइट कलर का था, सफ़ेद कलर का था। लेकिन अब इस कील का कलर कैसा हो गया है, भद्दा हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि यह कील अपने ऊपर सल्फेट विलयन को जो है चिपका लिया है, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को चिपका लिया है, जिस वजह से इस कील का कलर भूरा हो गया है। ठीक है, तो याद रखना होगा। और कॉपर को क्या कर दिया है, अकेला कर दिया है। तो देखिए अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो है आयरन अपने ऊपर क्या किया है, अपने ऊपर SO4 को चिपका लिया है। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन था, आयरन था। यानी अधिक अभिक्रियाशील यदि आयरन नहीं होता तो कॉपर से क्या करता, सल्फेट को नहीं हटा पाता। कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील हुआ, इसलिए क्या करा, आयरन जो है अपने ऊपर सल्फेट को चिपका लिया। तो याद रखिएगा कि इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया को। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। जैसा कि यहाँ क्या है कि धातु क्या था, धातु यहाँ था और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन था। तो आयरन क्या था कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील था, जिस वजह से कॉपर पर SO4 था, लेकिन यह इस कॉपर सल्फेट को तोड़ दिया और अपने ऊपर जो है सल्फेट को चिपका लिया। यही बात यहाँ कह रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ यही सारी बात लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ अंत में क्या है कि अगर धातु A धातु B, धातु A मान लेते हैं क्या था, Fe था, धातु B का लवण क्या था, मान लेते हैं CuSO4, मानते नहीं है, दिया गया था। अब यहाँ क्या कर लिया था कि आयरन जो है अपने ऊपर SO4 को चिपका लिया और धातु को अलग कर दिया। तो यहाँ देखिए धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, धातु B में जो विलयन है इस विलयन से विस्थापित कर दिया और अपने ऊपर आयरन चिपका लिया सल्फेट को। तो कह सकते हैं कि यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील कौन है, आयरन है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है क्या कि क्रियाकलाप 3.12 में आपके परीक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। तो याद रखिएगा आयरन अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है सक्रियता श्रेणी, वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद क्रियाकलाप 1.9 3.12 निम्नलिखित श्रेणी को विकसित किया गया, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अभी तक धातु को सक्रियता को चेक करने के लिए हम लोगों ने 4 प्रकार से पढ़े हैं, 4 प्रकार के प्रोसेस को जाना है। पहला प्रोसेस था वायु में अभिक्रिया करवाने, वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने से। दूसरा प्रोसेस था जल के साथ धातु को अभिक्रिया करवाने से। तीसरा प्रोसेस था अम्ल के साथ धातु को अभिक्रिया करवाने से। चौथा
प्रोसेस था? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन इन चारों में सटीक हमें किसका मिला? विस्थापन अभिक्रिया से जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा धातु जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ कुछ चार्ट दिया गया है, जो चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, धातु की अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। सोडियम और पोटासियम, यहाँ था पोटासियम और सोडियम की अभिक्रियाशीलता को हम लोगों ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही चेक कर लिया था। और क्या कहते हैं, पोटासियम और सोडियम और कैल्शियम, इन तीनों की अभिक्रियाशीलता को और मैग्नीशियम को, चारों की अभिक्रियाशीलता को हम लोगों ने क्या कहते हैं, जल तक आते आते जो है पता कर लिया था। उसके बाद जल तक, हाँ जल तक, उसके बाद एल्युमिनियम और जिंक आयरन, इन सब को हम लोगों ने क्या कहते हैं यहाँ आकर चेक किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में जो है यहाँ प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्न को बनाने के लिए आप यदि ऊपर का वीडियो अच्छे ढंग से देखे होंगे तो यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा। कह रहा है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह वह खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको ऊपर की वीडियो में मिल जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पढ़ना है कि धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। देखिए यहाँ क्या पढ़ना है कि धातु एवं अधातु जो है कैसे अभिक्रिया करती है। तो पहला पॉइंट यहाँ से जान लीजिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ क्या है कि हमने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण, संयोजकता कोष क्या होता है कि जब माना कि सोडियम एक धातु है, ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना है, मान 11 है। अब इसकी परमाणु संख्या 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं 2 8 1। अब अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी अंतिम कक्षा को क्या कहते हैं, संयोजकता कोष कहते हैं। ठीक है, तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है अभी कितनी है, 1 है, लेकिन अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। 8 यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाती है तो उससे क्या माना जाता है कि यह कोष भरा हुआ है, पूर्ण है। यही बात यहाँ कह रहा है कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। इसका कहने का अर्थ है कि उत्कृष्ट गैस किसका बात कर रहा है, हीलियम का बात कर रहा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन का बात कर रहा है। इन सारी गैसों की, हीलियम को छोड़ के बाद बाकी सारी गैस जो है उत्कृष्ट गैस, इन सारी गैस की जो अंतिम कक्षाएं वो फुलफिल रहता है, जिस वजह से जो है ये उत्कृष्ट गैस जो है अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। ठीक है, यही बात यहाँ कहा गया था और यह बात एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। यहाँ कह रहा है धातु अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं आगे। ये क्या है, बकवास है, इतना पढ़ना नहीं है हमें, सिर्फ हमें यहाँ जानना है सारा कुछ। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा चार्ट, धातु अधातु, यहाँ हीलियम, नियन 2 10 18, जैसा कि ये चार्ट आपको याद रखना होगा। इसमें उत्कृष्ट गैस है हीलियम, नियन, आर्गन, इनके परमाणु संख्या याद रखने होंगे। इसी तरह धातु के परमाणु संख्या कुछ यहाँ दिए गए हैं, उसी तरह अधातु के कुछ परमाणु संख्या यहाँ दिए गए हैं। इन सारी बातों को याद रखना होगा। अब हमें जानना है कि धातु अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। तो देखिए यहाँ धातु अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, जैसा कि यहाँ दिया गया भी है कि विपरीत आवेश होने के कारण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए सोडियम NaCl जो बनता है, Na क्या है, धातु है, और Cl क्या है, अधातु है। ये दोनों क्या करती है, एक दूसरे से अभिक्रिया करके NaCl नाम का यौगिक बना दिया है। क्या करा है, NaCl नाम का यौगिक। अब ये कैसे बनाता है, तो देखिए क्या है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी, 11 है, और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, जैसा कि यहाँ दिया गया भी है। अब 11 को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह 2 8 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक कक्षा में, पहली कक्षा में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, दूसरी कक्षा में 8 को रखते हैं और अंतिम में भी 8 को रखते हैं। अब देखिए लेकिन हमारे पास यहाँ 11 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अंतिम में 1 को ही रखा गया है। अब देखिए यहाँ 2 होगा, फिर इसी तरह 8 और 2 10 हो गया। अब हमारे पास 17 टोटल इलेक्ट्रॉन था, तो 2 रख दिए, 8 भी रख दिए, तो 10 रख दिए, यानी अब अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। अब आप हमें बताइएगा कि देखिए 7 इलेक्ट्रॉन को ख़त्म करना ज़्यादा हमें भारी पड़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को ख़त्म करना भारी पड़ेगा। यानी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर सकता है,
तो त्याग कौन कर रहा है, Na कर रहा है। Na क्या है, धातु है, यानी धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का धातु जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यहाँ से याद रखना होगा, धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कक्षा में था, इस एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया क्लोरीन को, और क्लोरीन 7 था तो क्लोरीन अब क्या कर लिया, 8 बना लिया। यानी ग्रहण कौन कर रहा है, अधातु कर रहा है। याद रखना होगा, कौन कर रहा है, अधातु कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है अपनी कक्षा को। तो यहाँ से पहली बात याद रखना है कि धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, और धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी उसके ऊपर, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करी है तो एक पॉजिटिव चार्ज, और जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा है उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज लिखाएगा। यानी Na एक त्याग किया है तो Na प्लस लिख सकते हैं, क्लोरीन एक लिया है तो Cl माइनस, इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ दिया गया है। और इसी तरह जो है धातु और अधातु क्या करती है, अभिक्रिया करती है। अब त्याग करने के बाद इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों मिलकर क्या कर लेगी, NaCl नाम का यौगिक बनाएगा। तो इस तरह धातु और अधातु क्या करती है, अभिक्रिया करती है, याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि विपरीत आवेश होने के कारण Na पर क्या था, पॉजिटिव था, और Cl पर क्या था, माइनस था। यही बात कह रहा है, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम क्लोराइड आयन परस्पर क्या करते हैं, आकर्षित। अब ये प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, अब प्लस माइनस की ओर खींचेगा, माइनस प्लस की ओर खींचेगा, आकर्षित करता है। और आकर्षित करने के बाद क्या करता है, मजबूत स्थिर बल में बंध कर सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण करती है। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का समूह है। यानी यह अणु के रूप में ना पा करके जो है यह विपरीत आयन, यानी कि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, इन प्लस माइनस की वजह से दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा था। यही बात यहाँ कह रहा है, और जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा वही बात यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, उसी तरह आप मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 जो होता है, MgCl2 का भी उसी तरह आप लोग जो है लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धन आयन और ऋण आयन का नाम बता सकते हैं। जैसा कि यहाँ क्लोरीन 2 कितनी, MgCl2 2 क्लोरीन है और एक Mg है। ठीक है, 2 क्लोरीन और एक क्या है, Mg है। तो MgCl2, यानी कि हमें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी लेना होगा। और Mg क्या है, 2 8 2 है, यानी कि इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है Mg मैग्नीशियम के पास। तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इस तरह दोनों क्लोरीन क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो इसी तरह जो है MgCl2 का निर्माण होता है। अब यहाँ हमें आगे क्या पढ़ना है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, अभी जो हम लोग अभी पढ़े हैं धातु से अधातु, जब धातु से अधातु की अभिक्रिया कैसे होती है, तो धातु से अधातु अभिक्रिया करने को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आयनिक यौगिक के गुणधर्म का ही क्या दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है। तो इन क्रियाकलाप को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का टाइम क्या हो जाएगा, काफ़ी इसमें लग जाएगा। डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए आयनिक यौगिक क्या है, यहाँ आयनिक यौगिक दिया गया है, इसका गलनांक दिया गया है, इसका क्वथनांक दिया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से एक NaCl है और एक MgCl2 है और एक CaCO है। ठीक है, यह 3 जो है आयनिक यौगिक महत्वपूर्ण है। अब आयनिक यौगिक के भौतिक प्राकृतिक के बारे में कह रहा है, तो धन एवं ऋण आयन के बीच क्या करता है, मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक क्या होता है, ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। अब हमें बताइए NaCl है, यह NaCl को क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि नमक ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, ठोस होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, अब कह रहा है
ठोस होता है, यही बात। दूसरा बात क्या है, गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो याद रखना होगा आयनिक यौगिक की। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः, यानी आयनिक यौगिक को ही वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं, जल में घुलनशील होता है तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायक में क्या होता है, अविलय होता है। यानी NaCl, यानी यह क्या है, आयनिक यौगिक है, यह क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। लेकिन पेट्रोल का बात करिएगा, केरोसिन तेल, इनमें क्या होगा, अविलय होगा, घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ विद्युत चालकता का बात करा गया है, तो विद्युत चालकता क्या होता है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना होगा आयनिक यौगिक NaCl मान लेते हैं एग्जाम्पल में, यह क्या है, ठोस है। जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में रहेगा तो यह विद्युत का क्या होगा, चालन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसी को जब हम जल में डाल देते हैं तो यह घुल जाता है, और घुलने के बाद यह द्रव अवस्था में आ जाती है। तो द्रव अवस्था होने की बाद यह क्या करेगी, विद्युत की चालकता करेगी, यानी कि यह विद्युत का चालन करेगी। ठीक है, तो याद रखना होगा कि आयनिक यौगिक यदि ठोस अवस्था में है तो विद्युत का चालन नहीं करेगी, यदि ये द्रव अवस्था में है तो विद्युत का चालन करेगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चंस आंसर है। इन क्वेश्चंस आंसर को पढ़ने के लिए ऊपर यदि वीडियो आप देखते हैं अच्छे से तो बन जाएगा। देखिए धातु की प्राप्ति का अर्थ क्या होता है, धातु को कैसे प्राप्त किया गया। देखिए पृथ्वी की भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट से हम धातु को मुख्यतः स्रोत है प्राप्त करने की विधि। अब नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र जल में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्र जल से। मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित रहते हैं समुद्री जल में भी। पृथ्वी की भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कुछ स्थान पर खनिज में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, कुछ स्थान पर जो होते हैं खनिजों में कई विशेष धातु जो होती है वह काफ़ी मात्रा में होती है। और जब हम खनिज से धातु को निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, इंग्लिश में ORE ओरी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना होगा खनिज किसे कहते हैं, जब पृथ्वी के भूपट्टी में तत्व यौगिक पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। खनिज से जब हम धातु को निकालते हैं तो उसे अयस्क कहते हैं। अब इस खनिज और अयस्क से जब हम गंदगी को हटाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। इन गैंग के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इन तीनों को जो है याद रखना होगा, खनिज, अयस्क और गैंग किसे कहते हैं। अब धातु का निष्कर्षण को इंग्लिश में एक्सट्रैक्शंस कहते हैं, यानी कि किसी भी मिश्रण से कैसे हम लोग अलग करते हैं। अब धातु को हम लोग किसके रूप में पाए हैं, अयस्क के रूप में पाए हैं। अयस्क के रूप में पाने का अर्थ क्या होगा, इसमें क्या होगा, गंदगी भी होगा। ठीक है, और अयस्क से पहले क्या था, खनिज था, यानी खनिज से हम लोग धातु को पा रहे हैं, ले रहे हैं। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि कैसे हम धातु को निष्कर्षण करेंगे, यानी कैसे हम धातु को खनिज से लाएंगे, अलग करेंगे, अयस्क से फिर कैसे अलग करेंगे, इन सारी विधि को यहाँ बताया गया है। ठीक है, इन सारी विधि को बताने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा कि धातु को 3 श्रेणी में बांटा गया है यहाँ। इस प्रकार देखिए अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातु को निम्नलिखित 3 वर्ग में बांटे। पहला वर्ग क्या है, निम्न अभिक्रियाशील धातु। दूसरा वर्ग है मध्यम अभिक्रियाशील धातु। तीसरा है उच्च अभिक्रियाशील धातु। जो हाईएस्ट अभिक्रियाशील धातु है उसे उच्च अभिक्रियाशील 3 प्रकार की श्रेणी में बांटा गया। अब देखिए क्या है कि निम्न अभिक्रियाशील धातु यानी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु ये है Ag और Au। निम्न अभिक्रियाशील धातु में यह बीच वाला जो आता है यह मध्यम अभिक्रियाशील धातु में आता है, और यहाँ जो 3-4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल ऊपर में दिया गया है यह उच्च अभिक्रियाशील धातु में आता है। ठीक है, इन तीनों को 3 श्रेणी में बांटा गया है धातु को। ठीक है, और इन्हीं तीनों श्रेणी के बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है कि देखिए कुछ धातु भूप्रपट्टी में जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातु अपने यौगिक के रूप में मिलती है। याद रखना होगा भूप्रपट्टी में क्या होती है, कुछ धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था का अर्थ होता है यह किसी से अभिक्रिया नहीं करा है, वह धातु के रूप में डायरेक्ट हमें मिल गया। लेकिन कुछ धातु क्या होता है कि किसी से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करके हमें मिलता है। ठीक है, 2 प्रकार से मिला। अब सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु यानी कि जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु में कौन था, Ag था, Au था, यानी कि सिल्वर था और क्या था,
गोल्ड था यानी कि सोना था, जो ये क्या है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। और यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है तो यह किस अवस्था में पाई जाएगी, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी, यानी कि हम स्वतंत्र अवस्था में पाते हैं सोना को और क्या कहते हैं सिल्वर को और सोना को स्वतंत्र अवस्था में इसलिए पाते हैं क्योंकि अभिक्रियाशील इसका क्या है, कम है। कम अभिक्रियाशील होने की वजह से यह किसी से क्या करती है, रिएक्शन नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती है, किसी से दोस्ती नहीं करती है, साफ शब्दों में। अब देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, ये सब गोल्ड को ही सोना कहते हैं। सिल्वर यानी चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब क्या है, स्वतंत्र अभिक्रियाशील धातु है। अब देखिए इसी में क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉपर एवं सिल्वर जो है अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी जो है संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं आप कॉपर को जो है यहाँ कहाँ कॉपर ऑक्साइड के रूप में भी आप देखेंगे। जब कॉपर ऑक्साइड के रूप में देखेंगे यानी यह क्या है, ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें मिला है, तो यानी कि यह क्या है, संयुक्त अवस्था में। यह तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं कह सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था का अर्थ होता है किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन कॉपर को कहीं आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे देखिएगा तो उसे क्या कहिएगा कि कॉपर ऑक्साइड हमें मिला है, यानी यह संयुक्त अवस्था में मिला है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद में कहीं कहीं कॉपर एवं सिल्वर यानी कि चांदी जो होते हैं अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। यानी कि कॉपर को आप जब वायु की उपस्थिति में छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो यह क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। और यदि आप सिल्वर को जो है अभिक्रिया छोड़ देंगे खुले में, तो यह सल्फर के साथ अभिक्रिया करके AgS का निर्माण कर लेती है। यही बात यहाँ कहा गया है। तो जब अभिक्रिया कर लेती है तो क्या होती है, संयुक्त हो जाती है, यही बात कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु कौन सी है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होते हैं कि ये कभी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। यह स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है, यह किसी न किसी धातु से या किसी न किसी तत्व से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण कर लेती है। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातु कौन सी है, जिंक है, आयरन है, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता किसमें है, मध्य में होती है। अभी हम लोग 3 प्रकार की, उच्च अभिक्रियाशील धातु इसे कहते हैं, मध्य की अभिक्रियाशील धातु इसे कहते हैं, और निम्न अभिक्रियाशील धातु AgAu को जाना है हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ये मध्य अभिक्रियाशील धातु जो है ये पृथ्वी के भूप्रपट्टी में आपको 3 रूप से मिलेंगे, ऑक्साइड के रूप में भी मिलेंगे, सल्फाइड के रूप में भी मिलेंगे और कार्बोनेट के रूप में भी मिलेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ कहा जा रहा है। आप देखेंगे कि कई धातु के अयस्क ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशील एवं पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। अत्यधिक धातु आपको जो मिलेंगे वह अयस्क, अत्यधिक धातु के जो अयस्क आपको मिलेंगे वह ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे, और ऑक्साइड के रूप में ही अत्यधिक धातु के अयस्क इसलिए मिलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशील एवं पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा है, ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मिलता है। पृथ्वी से खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धि होती है, इसे गैंग कहते हैं। अयस्क को जब हम लोग क्या करते हैं, अयस्क जो हमें मिलता है, खनिज जो मिलता है उसमें जो अशुद्धि पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे अयस्क, अभी जो हम लोग खनिज पढ़ रहे थे ना, और खनिज से हम लोग क्या कर रहे थे, अयस्क को निकाल रहे थे। खनिज से जो धातु मिलता था उसे क्या कहते थे, अयस्क कहते थे। अयस्क जो मिलता है वो हमें धातु शुद्ध रूप में धातु नहीं मिलता है, इस अयस्क में भी कुछ मिलावट होती है, गंदगी होती है। तो उस मिलावट, उस गंदगी को हम लोग कैसे अलग करते हैं, तो सबसे पहले 3 श्रेणी में हम लोग बांटे थे। एक तो उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो इन तीनों श्रेणी वाले धातु को हम लोग, इन तीनों श्रेणी में जो हमारा जो अयस्क होता है, इन तीनों श्रेणी वाले अयस्क को अलग अलग विधि से अलग किया जाता है। अब देखिए यदि उच्च अभिक्रियाशील वाला अयस्क है तो उसे हम लोग पहले गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। यदि मध्यम अभिक्रियाशील वाला अयस्क है तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि वैसा अयस्क जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु के श्रेणी में आता है वो हमें मिलेगा कार्बोनेट अयस्क के रूप में, या हमें मिलेगा सल्फाइड अयस्क के रूप में। अधिकतर
अब यदि हमें कार्बोनेट अयस्क के रूप में यदि मिला है तो उसे निस्तापन विधि से धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, और धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद उसका हम अपचयन करेंगे। इस धातु ऑक्साइड का अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन को हटाना। इस धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ZnO मिला हमें। इससे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपचयन करेंगे और ZN को प्राप्त करेंगे, यानी कि अब यह शुद्ध धातु हो जाएगा। तो इस तरह हम धातु का अपचयन करेंगे। यदि सल्फाइड अयस्क हमें मिला है तो इसे हम क्या करेंगे, वर्जन एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में यह प्रोसेस होता है। वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद धातु का ऑक्साइड मिलेगा। उसके बाद हम लोग फिर उसे क्या करेंगे, धातु का अपचयन करेंगे। इन सब का सारा डिटेल हम लोग इसी वीडियो में अभी जस्ट अगले पेज में पढ़ेंगे। अब यदि हमें निम्न अभिक्रियाशील वाला धातु मिलता है तो वह सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगा, और सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगा तो उसे हम वर्जन वाला प्रोसेस करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद परिष्करण करके हम शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ जो है डायग्राम दिया गया था। अब चलिए हम लोग कैसे कैसे प्राप्त करते हैं धातु को। यहाँ देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण। नीचे आने का मतलब क्या, इसका बात करा जा रहा है, यानी कि नीचे आने में, यानी कि इस विधि का यहाँ निम्न अभिक्रियाशील धातु का बात करा जा रहा है। अब निम्न अभिक्रियाशील में कौन कौन से आते थे, निम्न अभिक्रियाशील में Ag आया था, Au आया था, Hg आया था, Hg यानी कि मरकरी आया था। तो अब देखिए, इस प्रकार की धातु जो नीचे कम अभिक्रियाशील वाले धातु होते हैं उसे हम लोग कैसे शुद्ध करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि सिनाबार यानी HGS मिला है। इसे क्या करा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया है, टेम्परेचर दिया है, गर्म किया है, और गर्म किया है तो हमें क्या मिला है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या हो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। तो अब वर्जन वाला प्रोसेस किया और मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ साथ हमें SO2 भी मिला। अब क्या होता है, और अधिक गर्म करते हैं। इसे क्या करते हैं, फिर से अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, जैसा कि यहाँ अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से टेम्परेचर देकर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Hg मिला, यानी हमें धातु अब जाकर मिला। ठीक है, तो इस अभिक्रिया से हम लोग क्या, इस तरह की प्रोसेस से हम लोग किस प्रकार की धातु को अलग करते हैं, कम अभिक्रियाशील वाले धातु को जो है इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। और वही दूसरा एग्जाम्पल यहाँ कॉपर का दिया गया है, सेम एग्जाम्पल कॉपर का भी है। अब यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह मध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी मध्य अभिक्रियाशील वाला धातु, जैसा कि यहाँ इतना प्रोसेस हमें अब करना है। ये वाला प्रोसेस का बात कर रहा है, इस प्रोसेस का बात कर रहा है। और इस प्रोसेस में कौन कौन से धातु आते हैं, इस प्रोसेस में देख सकते हैं, जिंक आता है, आयरन आता है, Pb आता है, Cu आता है। इन सारे धातु का अयस्क यदि हमें मिलता है तो इन सारे धातु का अयस्क हमें इन दो रूप में मिलेगा, या तो कार्बोनेट के रूप में मिलेगा या सल्फाइड के रूप में मिलेगा। कार्बोनेट के रूप में मिलता है तो निस्तापन विधि से, और सल्फाइड के रूप में मिलता है तो भर्जन विधि से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो है कार्बोनेट, सबसे पहले देखिए, अगर सल्फाइड के रूप में मिलता है तो कैसे अलग करते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना होगा। अब यदि हमें कार्बोनेट अयस्क को के रूप में यदि मिला है तो कार्बोनेट अयस्क को क्या करते हैं, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर, सीमित वायु कह सकते हैं या आप कह सकते हैं वायु की अनुपस्थिति में भी, ठीक है, गर्म करने में ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और जब ऑक्साइड में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो दोनों प्रक्रिया आपको याद रखना होगा, एक भर्जन वाली प्रक्रिया और एक निस्तापन वाली प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल में क्या है, जिंक के अयस्कों को भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक बार देखिए क्या करा गया है, सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, भर्जन कर रहा है। और भर्जन किस में होता है, सल्फाइड के रूप में जब हमें मिलता है, यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि सल्फाइड के रूप में हमें जो मिलता है, सल्फाइड के रूप में जो हमें मिलता है उसे भर्जन प्रोसेस से हम कहाँ लाते हैं, धातु के ऑक्साइड में। कार्बोनेट के रूप में जो मिलता है उसे निस्तापन के प्रोसेस से हम यहाँ लाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, सल्फाइड के रूप में मिला है यह।
यहाँ हमें जिंक जो है किस रूप में मिला है, सल्फाइड, ZnH सल्फाइड के रूप में। इसे क्या करेंगे, सल्फाइड के रूप के लिए हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना होता है और गर्म करने के बाद हमें जिंक ऑक्साइड मिला। अब इसे पूर्ण फिर से हम गर्म करेंगे अत्यधिक टेम्परेचर देकर, तब हमें जिंक ऑक्साइड ये क्या था, ZN वो मिला, और इसे हम अत्यधिक और गर्म करेंगे तब जाकर हमें क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। लेकिन यहाँ फिर निस्तापन अभिक्रिया भी दिया गया। यदि जिंक हमें कार्बोनेट के रूप में मिल जाए तब हम क्या करेंगे, कार्बोनेट के रूप में मिल जाए तो कार्बन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जिंक ऑक्साइड हमें मिलता है। और जिंक ऑक्साइड मिलता है तो इस जिंक ऑक्साइड को हम दो विधि से अलग कर सकते हैं। एक तो कार्बन की उपस्थिति में भी गर्म कर सकते हैं, दूसरा यहाँ देखिए कार्बन की उपस्थिति में भी गर्म करेंगे तो हमें जिंक मिल जाएगा, या क्या कहते हैं, कार्बन की उपस्थिति में। अब यही बात यहाँ कह रहा है कि इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड, जैसा कि जिंक ऑक्साइड को हम क्या किए थे, लाए थे, बदल कर लाए थे, और इस जिंक ऑक्साइड को हम क्या किए हैं, कार्बन की उपस्थिति में गर्म कर करके जो है जिंक में बदले हैं। वही बात यहाँ कहा जा रहा है। तो अपचायक, अपचायक का अर्थ होता है, अपचायक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो क्या करता है, ऑक्सीजन को खत्म करता है। तो यहाँ कार्बन किसका काम कर रहा है, अपचायक का काम कर रहा है, यानी ऑक्सीजन को खत्म करने का काम कर रहा है। तो कार्बन क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब कह रहा है उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग धातु को ऑक्साइड से धातु को अलग करने की 3 विधि को पढ़ेंगे। अब एक तो पढ़ रहे थे गर्म करने की विधि, दूसरा कार्बन के द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बन के द्वारा ऑक्सीजन को खत्म कर रहे हैं, तीसरा हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन के द्वारा ऑक्सीजन को कैसे खत्म करेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ विस्थापन के द्वारा दिया गया है, विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है धातु को अपचयन करने के अलावा, यानी कि देखिए धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के लिए विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसा कि सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि का अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस तरह कार्बन को हम लोग अपचायक के रूप में प्रयोग कर रहे थे, यानी ऑक्सीजन को खत्म करने के रूप में प्रयोग कर रहे थे, उसी तरह सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम को भी हम लोग अपचायक के रूप में प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशील वाले धातु को उनके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल में MnO2 है। अब एल्युमिनियम को हम लोग यहाँ क्या करें हैं, अपचायक के रूप में प्रयोग किए हैं। अब यह एल्युमिनियम क्या करेगा, इस धातु यौगिक से ऑक्सीजन को खत्म करके खुद ही क्या बना लेगा, यौगिक बना लेगा, और इस Mn को यानी मैंगनीज को जो है अलग कर देगा, यानी धातु को अलग कर देगा। यही बात यहाँ कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या 3 विधि पढ़ लिए हैं ऑक्सीजन को खत्म करने का, एक तो गर्म करके, और दूसरा क्या करके, अपचायक के रूप में प्रयोग करके, और तीसरा हम लोग पढ़े विस्थापन विधि के द्वारा, ठीक है। क्या आप उन पदार्थ को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना, तो मैग्नीज में क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुटा है, ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। तो अब देखिए उपचयन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का हटना, यहाँ देखिए मैं उपचयन किसका हो रहा है, MnO2 का हो रहा है, क्योंकि MnO2 से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। यहाँ MnO2 से क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, यानी MnO2 का उपचयन हुआ। और एल्युमिनियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या है मात्रा, नेक्स्ट पॉइंट है, यह विस्थापन अभिक्रिया क्या है, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, यानी विस्थापन अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा को रिलीज करा जाता है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु क्या होती है, गल जाती है। अब वास्तव में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग कर रेल की पटरी मशीन पुर्जों की दरार को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि Fe2O3 को जब हम एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है, और यह विस्थापन की वजह से धातु क्या होता है, पिघलने लगता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और थर्मिट प्रोसेस के माध्यम से जो है रेल की पटरी को यहाँ जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, अभी तक हम लोग सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण, अभी तक हम लोग मध्य श्रेणी में जो आता था उसे भी पढ़ लिए, नीचे श्रेणी में जो आता था उसे भी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ने वाले हैं, ऊपर की श्रेणी में जो आता है उसे पढ़ना है। ऊपर श्रेणी वाले अयस्क यदि हमें मिलते हैं, यानी अत्यधिक अभिक्रियाशील वाला अयस्क हमें मिलता है, तो उसे हम लोग 2 विधि से हटा सकते हैं। एक तो क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा हटा सकते हैं, और दूसरा जो हम हटा सकते हैं वह धातु का
होगा किस विधि से, देख लीजिए यहाँ विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, विद्युत अपघटनी अपचयन देखेंगे। अब देखिए विद्युत अपघटनी अपचयन क्या होता है कि एक बर्तन होता है, दोनों में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना ही पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखिए इन धातु की बंधुता सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यंत अभिक्रियाशील होती है, इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग ZnO को क्या करते थे, कार्बन के साथ गर्म करके ZN प्लस CO में परिवर्तित कर लेते थे, उस तरह यहाँ हम नहीं कर सकते हैं, यही बात कह रहा है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या है, अत्यंत अभिक्रियाशील है। क्योंकि इन धातु की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति क्या होता है, अधिक बंधुत होता है। तो इन धातु को, जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, इन्हें विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो विद्युत अपघटनी अपचयन में सोडियम क्लोराइड जैसा कि हमें मिलेगा, तो सोडियम क्लोराइड का हम क्या लेंगे, NaCl मिलेगा। इसका हम जलीय विलयन लेंगे। इसमें एक कैथोड सिरा एक एनोड सिरा डालेंगे। कैथोड सिरा निगेटिव होता है, एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। Na क्या होगा, Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, माइनस वाला होता है। अब ये Cl टूटेगा, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। और क्यों टूटेगा हम लोग पीछे पढ़े हैं अभी। अब देखिए Cl जब माइनस में टूटा तो Cl को अपनी ओर कौन खींचेगा, प्लस वाला खींचेगा, और Na को अपनी ओर कौन खींचेगा, माइनस वाला खींचेगा। यानी यह सोडियम क्या था, धातु था। यह धातु हमें किस इलेक्ट्रोड पर मिला है, तो धातु जो है हमें एनोड वाली छड़ पे जाकर मिल जाएगी। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी अभिक्रिया के माध्यम से हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी प्राप्त करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, तो देखिए क्या होता है यहाँ विद्युत अपघटन परिष्करणी, यहाँ क्या होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। विद्युत अपघटन परिष्करणी में एक कैथोड सिरा, दूसरा एनोड सिरा। अब एनोड सिरा पर क्या होता है कि यह एनोड वाली जो सिरा होती है, इस पर शुद्ध धातु, अशुद्ध धातु को रखा जाता है, अशुद्ध धातु को, और इस पर शुद्ध धातु को रखा जाता है। अब जब इसमें और यह जो है किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा जाता है तो क्या होता है कि इसमें से अशुद्ध जो होता है धातु, वह अशुद्ध जो पदार्थ होता है वह क्या होता है, टपक कर नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरकर यहाँ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। और यह जमा हो रहा है तो इसे क्या कह रहे हैं, इस अपद्रव्य को क्या कहते हैं, एनोड फंक कहते हैं। और यह जो जमा हो रहा है, यह क्या हो रहा है, दो प्रकार का जो है अशुद्धि हमें मिलेगा। एक ऐसा अशुद्धि मिलेगा जो इस विलयन में घुल जाएगा, एक ऐसा अशुद्धि मिलेगा जो घुलेगा नहीं और क्या कहते हैं, जमा हो जाएगा। तो जो घुलेगा नहीं और जो जमा हो रहा है उसे क्या कहेंगे, एनोड फंक कहेंगे। और जो घुल गया वो तो घुल गया। और जितनी मात्रा में विलयन यहाँ घुल रही है वही क्या होगा, और जो भी क्या कहते हैं इसमें शुद्ध धातु मिलेगा, वह शुद्ध धातु इस पर जाकर के चिपक जाएगा, ठीक है। तो याद रखना होगा कि विद्युत अपघटनी परिष्करण कुछ इस तरह होता है, और इस प्रोसेस को आप लोग खुद यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, और सिल्वर का वायु में उपस्थिति सल्फर के साथ, सिल्वर क्या करती है, उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके AgS का निर्माण कर जाती है और काली परत की निर्माण कर जाती है, काली हो जाती है, ठीक है। यही बात यहाँ कहा जा रहा था। यहाँ कॉपर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, कॉपर कार्बोनेट की परत बनाती है। लंबे समय तक में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिका पदार्थ की परत क्या होती है, चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो यह सब क्या था, पॉइंट याद करना होगा। अब यहाँ जो आप क्रियाकलाप पढ़ेंगे, इस क्रियाकलाप से आपका साफ शब्दों में निष्कर्ष निकल कर एक ही बात आएगा। क्या निष्कर्ष आएगा कि यहाँ 3 क्रियाकलाप दिया गया है, इन तीनों क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकल कर आएगा। जब आप पढ़ेंगे तो आएगा कि यदि किसी भी पदार्थ में जंग लगवाना है तो जंग के लिए मौजूद क्या होना चाहिए, जंग लगने के लिए जल और नमी वाला वायु दोनों क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जल और नमी वाला वायु दोनों मौजूद होना चाहिए। यदि जल है और वायु क्या है, शुष्क है, तब जाकर वहाँ उस वस्तु पर जंग नहीं लगेगा। यदि जल नहीं है और नमी वाला वायु है, फिर भी क्या कहते हैं, जंग नहीं लगेगा। और यदि दोनों है, जल है और नमी वाला भी है, तो क्या होगा, जंग लगेगा। यही निष्कर्ष यहाँ निकल कर आएगा, ठीक है।
अब देखिए संक्षारण से सुरक्षा, यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए पेंट करना होगा, तेल लगाना होगा, ग्रीज लगाना होगा, यशद लेपन, यही सारा करना होगा। अब देखिए जिंक क्या कहता है यहाँ, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होता है, उस पर हमें जिंक का लेप करना होता है, उसे क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। यही बात यहाँ कहा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कहा गया है, शुद्ध सोना का बात करा गया है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, काफ़ी नरम होती है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होने की वजह से आभूषण बनाने के लिए क्या होती है, काफ़ी नरम होती है, और नरम होने की वजह से आभूषण नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा और चांदी मिलाया जाता है ताकि कठोर हो, और कठोर होने के बाद यह 22 भाग शुद्ध सोना होता है और 2 भाग तांबा होता है या चांदी होता है, यानी 22 कैरेट का सोना बनता है। उसके बाद देखिए अमलगम कहा गया है। अमलगम बनाने के लिए किसी भी पदार्थ में क्या होना चाहिए, Hg, यानी कि मरकरी का होना आवश्यक है। अगर अमलगम बनेगा आपको किससे, धातु प्लस किससे, Hg से बनेगा। कोई भी धातु ले लीजिए और उसमें Hg मिला दीजिए तो वह क्या बनेगा, अमलगम नामक मिश्र धातु बन जाएगा। यही बात यहाँ कहा जा रहा है। अब यहाँ क्या है कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ के बारे में यहाँ इतिहास दिया गया है, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हैं, कुछ खास है नहीं। तो कुछ इस तरह जो है चैप्टर 3 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर 4 में।